छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। संगठन के हथियार को धार। दरअसल कोई भी संगठन हो, कोई भी जगह हो, यदि उसके पास जो भी हथियार है, जिस तरह के भी टूल्स हैं, अगर वो धारदार नहीं होंगे तो निश्चित रूप से वो फिर कारगर भी नहीं होंगे। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस आगामी कार्य योजना और रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जीत के उत्साह से लबरेज बीजेपी निकाय चुनाव में भी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सरपट दौड़ाने के लिए संगठन के हथियार को धार देने में लगी है। तो लगातार 2 बार के चुनाव हार का दंश झेल चुकी कांग्रेस संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने की तैयारी में है। इसके लिए कांग्रेस 2 दिन की मैराथन बैठक कर रही है। बैठक में संगठन में बदलाव समेत हार पे चर्चा होगी। साथ ही दिग्गजों की हार के लिए जिम्मेदार भी तय की जाएगी। साथ ही रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। इस सीट से दावेदारी की उपस्थिति पे चर्चा भी होगी। नगरीय निकाय के चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जुटी है। इस बैठक के लिए मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों को, पंचायत प्रतिनिधियों को इसका आमंत्रण मिला है। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। इसमें नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। इसके अलावा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी राज्यों के संगठन की चुनाव प्रक्रिया मंडल स्तर से प्रारंभ होगी। साथ ही संगठन के भावी कार्यक्रम उस पर फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस बार नगरीय निकाय चुनाव, जहां एक तरफ महापौर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष करने की तैयारी है, वहीं नगरीय निकाय के साथ ही पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है। इसको लेकर भी बड़ा फैसला होना बाकी है। दोनों दलों की बैठक आगामी दिनों में कौन सा राजनीतिक रंग दिखाती है, यह तो बाद में पता चलेगा। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। इसके पहले देखते हैं कि दोनों ही पार्टी के नेता इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। बैठक है 11 तारीख को अपने मंत्रालय में, और उस पर बहुत सारे विषयों में चर्चा होगी। 5 वर्षों के बाद ये वित्त आयोग की बैठक है, और हमारे छत्तीसगढ़ के दृष्टि से क्या आगे के विजन के साथ में काम करना है, उस दृष्टि से उसमें बहुत सारे विषयों को तय किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 2 बड़ी बैठकें होने जा रही है। पहला बैठक प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों के साथ होगी, और दूसरी बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की होगी, जहां पर आगामी हमारी कार्य योजनाओं को लेकर चर्चाएं करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि संगठन के हथियार को धारदार बनाने के लिए दोनों ही पार्टियां क्या कुछ कर रही हैं, किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, और उससे क्या वाकई में आने वाले समय में, चाहे वो एक दक्षिण की विधानसभा हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, या संगठन में नई ताकत फूंकने की कोशिश हो, ये सब का किस तरह से चीज़ें की जा रही है, उसके लिए नेतागण किस तरह से सर्कुलर जारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी हो रही है, तो हम ये जानेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। और दूसरी तरफ हमारे साथ गोपाल सामंतो हैं बीजेपी के, उनका भी स्वागत है। तो चलिए सत्य प्रकाश जी, सबसे पहले जो चूँकि बाजी आपके हाथ से, आपकी पार्टी के हाथ से प्रदेश की चली गई है लोकसभा और विधानसभा में, तो आपको, चूँकि आप इस दौड़ में थोड़े पीछे छूट गए हैं, तो आपको बीजेपी से ज़्यादा तैयारी करनी है। तो किस तरह की तैयारी है, हार की किस तरह की समीक्षा हो रही है, और बीच में जब आप समीक्षा करने लोग आते हैं तो कभी लेटर बम फूट जाता है, कभी अंदर की कहानी बाहर आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और संगठन में, इतने बड़े संगठन में ये होना भी है। जब घर में 4 लोग बात करते हैं तो घर की बात पड़ोसी को पता चल जाती है, तो ये तो बड़ा एक संगठन है। पर किस तरह की क्या तैयारी चल रही है, क्या होने वाला है, थोड़ा इसको लेकर विस्तार से बताएं। देखिए सुभाष जी, आपने बात की कि आप पिछड़ गए। देखिए हम पिछड़े कहीं नहीं है, बल्कि मैं तो बोलूंगा हम इनसे बहुत आगे जी। देखिए अगर हम एक राजनीतिक दल के तौर पर बात करूं, देखिए अगर हमारा लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, तो ठीक है विधानसभा चुनाव को चालू कर चुनाव हम जो अपेक्षा कर रहे थे वो हमारे को परिणाम नहीं मिला, कोई दो राय नहीं। मगर देखिए विधानसभा चुनाव भी आप देख लीजिए, हमारे वोट प्रतिशत में देख लीजिए, इनके और हमारे कितना सिर्फ मात्र 0.1%। जबकि हम सरकार में थे तो हमारे काम भरोसा किया, क्योंकि देखिए जब 2018 के चुनाव याद कीजिए, इन्होंने क्या ऐसे कर्म किए कि उनको 14 का जनता ने बिठा दिया था। हमारी हालत वैसे नहीं है, मगर कहीं ना कहीं जनता ने भरोसा दिखाया है। अब देखिए जब विधानसभा चुनाव पे इन्होंने जो
चुके हैं। तो देखिए वही हम बोल रहे हैं कि विपक्षी दल होने के नाते भी अगर देखें तो हम उनसे बहुत आगे चले। लोकसभा चुनाव देख लीजिए आप, इनकी सत्ता थी और एक कथित एक चेहरे के नाम पर वोट मांगते, उसके बावजूद भी आप देखिए 5 से 6 लाख वोट हमको ज्यादा मिलते हैं। यहाँ तक विजय शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में हम आ गए, केदार कश्यप जी के विधानसभा क्षेत्र में आ गए, दयानंद बघेल जी के विधानसभा क्षेत्र में हम आ गए, तो कटावर के मंत्री उनके विधानसभा क्षेत्र में हम आ गए। इसलिए बोलो इनसे तो आगे हम हैं। हम विपक्ष होने के बावजूद में इतनी मजबूती से लड़े। देखिए एक चीज और बोलो, हम राजनीतिक दल है, ठीक है, राजनीतिक दल चाहे वो हो चाहे हम हो, एक समीक्षा बैठक करती है, समीक्षा करती है कि क्यों हम हारे, अगर हम जीते तो कैसे, क्या कारण है जो जीते हम और दूसरे विधानसभा हारे मिली। तो वो समीक्षा हो रही है कि क्यों हम जनता तक अपनी बातें पहुंचा नहीं पाए। हम सत्ता में थे, हमने काम किया, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, आदिवासियों के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। उसके बावजूद भी ऐसी क्या कमी रह गई थी कि जनता तक हमारी बातें नहीं पहुंच पाई, जनता तक हम कनेक्ट नहीं कर पाए। उसकी हम समीक्षा करेंगे और उसको दूर करेंगे। लेकिन कांग्रेस के इतिहास उठा के देखिए, आप इंदिरा गांधी का जमाना देखिए, बहुत पीछे रह गए थे, फिर हमने कमबैक किया था, इंदिरा गांधी जब वापस प्रधानमंत्री बनी थी। तो ऐसा कांग्रेस का होता है। हम निराश जरूर हुए कि परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप आया नहीं है, पर हम हताश नहीं हुए। अगर हताश होते तो हो सकता था कि मैं आपके सामने भी नहीं बैठा होता। इसलिए हम हताश नहीं हुए, हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस के वो योद्धा है जो हम फिर जमीन से उठ के लड़ते हैं, और जमीन पे लड़ते हैं, सड़क पे लड़ते हैं, सदन में लड़ते हैं। देखिए अभी भी विपक्षी रहते हैं, हम जनता के आवाज उठा रहे हैं, चाहे महंगाई की बात हो, अपराध की बात हो, यहाँ पे जो इन्होंने झूठे वादे किए उसकी बात हो, तो तमाम चीजें हम उठा रहे हैं। और इसी के तहत समीक्षा भी कर रहे हैं कि आगे हम पार्टी को कैसे लेके जाना है। क्या ऐसे सरकार के मुद्दे जो सरकार सुनना नहीं चाह रही है, सरकार ने जो बोला था विधानसभा चुनाव के दौरान, जो बीजेपी ने बोला था, वो बातें वो पूरा क्यों नहीं कर रही है। जनता को लाभ मिलना चाहिए, जैसे बिजली रेट बढ़ा दिया, महंगाई का रिकॉर्ड दे दिया इन्होंने। तो वो चीजें जो जनता की बातें नहीं सुनना चाहते, तो हम वो जनता की बातें इनके सीएम के कान तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि सीएम ये सुने। ये अभी सीएम या पूरी बीजेपी ऐसी बन गई है सत्ता में बैठने के बाद कि आंख और कान बंद करके चल रही है, कि आंख और कान बंद कर लिए, सोचती कि सब चीज अच्छा चल रहा है। मगर ऐसा नहीं है। विपक्ष बहुत मजबूती के साथ जनता की आवाज उठा रहे हैं। और चाहे अभी आगे की रणनीति देख ली, चाहे वो विजय मोहन की जो सीट खाली हुई दक्षिण, वहां का उपचुनाव की बात कर लिया, नगर निगम नगर पंचायत का जो चुनाव है उसकी बात कर लिया, तो तमाम जो आगे की रणनीति कैसे चलना है, विधानसभा सत्र जब चालू होगा तो उसमें क्या रणनीति रहेगी, तो तमाम चीजें विपक्ष के नाते, जो विपक्ष के एक धर्म होता है जनता की आवाज उठाना, तो जनता की आवाज हमको कैसे उठानी है, किस प्रमुखता से उठानी है, ताकि ये सरकार वो जगह नींद में से थोड़ी उठे, और जो यहाँ अपराध और हर चीज बेलगाम हो चुकी है उस पर सरकार थोड़ा नियंत्रण रखे। विपक्ष आपके साथ है, आप कानून सख्त बनाइए, हम आपके साथ है। आप महतारी को जो बोला था वो दीजिए, हम आपके साथ है। आपने रोजगार की बात की, 31 दिसंबर तक आयोग बना, वो कीजिए, हम आपके साथ है। आप किसानों की बात की तो वो दीजिए, आप बोनस पूरा, हम आपके साथ है। मगर आपने सब हमेशा छला है, चाहे 15 साल की तब की सरकार हो, चाहे अभी की सरकार हो। और 10 साल के देखिए अभी इनको लोकसभा चुनाव में झटका मिला है, जनता ने एक छोटा झटका दिया है, अब धीरे धीरे और झटका इनको मिलेंगे। और ये वही जनता है प्रदेश की जिन्होंने इनको 14 में बैठाया था। अगर ये इसी अहंकार में मतवस्त रहेंगे कि सत्ता मिलने के बाद हम आपसी खींचतानी करेंगे, तो यही जनता फिर इनको लेके आएगी 5 साल बाद। इसलिए हम बोले कि विपक्षी दल होने के नाते अपनी रणनीति तय कर रहे हैं कि आगे हमको कैसे चलना है, आगे कैसे काम करना है, जनता के बाद कैसे उठानी है, सड़क से लेकर सदन में। ठीक है, तो बढ़िया बात कह रहे हैं सत्यप्रकाश जी। गोपाल जी, ये सदन से लेकर जो है सड़क तक बात उठाने वाले हैं, तैयारी इनकी है, इनके हौसले भी बुलंद हैं, और ये नगरीय निकाय के चुनाव, दक्षिण के चुनाव, सब तरह की तैयारी कांग्रेस आत्ममंथन कर रही है। सब तरफ कांग्रेस, अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों के मध्य प्रदेश से भी बात कर रहा था, तो मध्य प्रदेश में पूरी नई कार्यकारिणी बन रही है, सब जगह ये मंथन चल रहा है। तो ये मंथन बीजेपी में भी चल रहा है। तो ये गोपाल जी, ये इस पूरे मंथन को और आपके यहाँ जो कुछ चल रहा है उसको थोड़ा उस पर भी आप प्रकाश डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी मंडल से लेकर प्रदेश तक हर स्तर पर कार्य करती है और निरंतर कार्य करते रहती है। और आप अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ मंडल कार्य समिति से लेकर प्रदेश कार्य समिति तक बैठकें होते रहती है और निरंतर होती रहती है। उसका टाइम लिमिट है। हमारे यहाँ अगर आप इतने पुराने पत्रकार हैं और इतने अच्छे अधिकारी भी रहे, आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक पद भी के संवैधानिक पदों का नंबर भी स्थिर होता है, ना तो वो व्यक्ति के हिसाब से बढ़ता है, ना वो व्यक्ति के हिसाब से कम होता है। कांग्रेस में अगर मुख्यमंत्री चाहेगा तो 2 प्रदेश महामंत्री बना देगा, 4 प्रदेश मंत्री बना देगा, 2 कोषाध्यक्ष बना देगा, कुछ भी हो सकता है। इनका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है और इनके सिस्टम पर इनको गर्व भी होता है, इनको ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। इसीलिए 543 में 99 पाकर ये जीत की खुशी मना रहे हैं। 3 बार सत्ता से दूर होने के बाद भी ये जीत की खुशी मना रहे हैं। 44, 52 और 99 पर अटकने के बाद भी ये खुशी मना रहे हैं। 11 में से 10 सीट हारने के बाद भी ये खुशी मना रहे हैं। और सही बोल रहे थे सत्यप्रकाश जी, ये हमसे आगे हैं, ये झूठ बोलने में आगे, ये भ्रम फैलाने में आगे है, और भ्रष्टाचार में तो ये कई गुना मीलों मील आगे हैं।
अरे अभी कल इन्होंने बिजली पर प्रदर्शन किया, इनको शर्म भी नहीं आती है, इनको बोलने में लज्जा भी नहीं आती है कि भूपेश बघेल के पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक पावर प्लांट का निर्माण नहीं हुआ, एक पावर प्लांट का भूमि पूजन नहीं हुआ, जबकि 2-2 पावर प्लांट काटे गए, चालू हालत के 2 पावर प्लांट काटे गए और इनके नेताओं ने काटे, उसको स्क्रैप बनाकर काटा। ये जब बोलते हैं तो निरंतर बोलते रहते हैं, बड़े फ्लुएंटली बोलते रहते हैं, ऐसा जैसे किसी ने इनको झूठ रटा दिया हो। आप राहुल गांधी का लोकसभा में भाषण देखिए ना, झूठ बोलते 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 वो ये भी बोल गए कि हिंदू हिंसक होता है। अब उनकी मन की बात थी वो, और उन्होंने सबके सामने ला दिया। यही इनके फैक्ट्री में, झूठ बोलने की फैक्ट्री में यही सिखाया जाता है कि आपको झूठ बोलते रहना है, निरंतर झूठ बोलते रहना है, जोर से बोलना है, चिल्ला के बोलना है, सबके सामने बोलना है और बोलते रहना है, ताकि लोगों को आपके झूठ पर विश्वास हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विकास में विश्वास रखती है, और कार्यकर्ता विकास में विश्वास रखने के कारण जनमानस के बीच, लोगों के बीच, समाज के बीच कार्य करते रहती है, और उनका पहला ध्येय होता है नेशन फर्स्ट। अगर हमारी कार्य समिति हो रही है, हमारे कार्य समिति में पहला ध्येय और उद्देश्य होता है कि प्रदेश की जनता के लिए क्या किया जा सकता है, प्रदेश की जनता के लिए कौन सा नई योजना लाई जा सकती है, प्रदेश में चल रही योजनाओं का इंपैक्ट असेसमेंट क्या हो रहा है, प्रदेश में चल रहे योजनाओं पर लाभान्वितों की संख्या क्या हो रही है, हितग्राहियों को और ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचाया जा सकता है। इनके हाथों से झूठ परोसा जाता है, और उस झूठ को ये आत्मसात करते हैं और आते हैं डिबेट में बैठते हैं और डिबेट में चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। मैंने कल इनके 3 प्रवक्ताओं से पूछा कि आप बिजली पर काम कर रहे हैं, बिजली पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उससे पहले एक चीज बताइए, 22,241 करोड़ का फाइनेंशियल घाटा इन्होंने 23-24 के ऑडिट रिपोर्ट में सीएसीबी के में दिख रहा है, जो आपने विरासत में छोड़ा है, आप उस पे उत्तर दीजिए। आपने सीएसीबी का चलता चलाता प्लांट कोरबा में काट दिया, कौड़ियों के मोल मात्र 75 करोड़ रुपए में इन्होंने 300 मेगावाट का पावर प्लांट काट दिया, उस पे उत्तर दीजिए। अरे ये उत्तर देने से भागते रहते हैं। अगर कभी तथ्यपूर्वक डिबेट करना है तो सामने आइए ना, किसी भी मुद्दे पर बात करिए, चाहे उद्योग पे बात करिए, वन पे बात करिए, रास्तों पर बात करिए, पंचायत पे बात करिए, कोयले पे बात करिए, बिजली पर बात करिए, आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। आपने जो भ्रष्टाचार किया है उसको लेकर आप इतने नीचे गिर चुके हैं, आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्तर, कि आपको जनता ने नकार दिया है। आप बोलते हैं, आज भी बेशर्मी की हद है कि बार बार ये बोलते हैं हम जीत रहे हैं। अरे कहां जीत रहे हैं? लोकसभा में आपने 11 में से 10 सीट गंवा दिया, उससे पहले विधानसभा में 75 से 35 पर आ गए। अब नगरीय निकाय चुनाव आपने जो 2019 में जीते थे वो प्रशासन के डंडे के बल पर जीता था, और आपने बिल्कुल अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए और प्रत्यक्ष चुनाव से आप भागे, पीठ दिखाए प्रत्यक्ष चुनाव से, क्योंकि आपको डर था आपका महापौर नहीं बनेगा एक भी नगर निगम में। हम जब सरकार में थे 15 साल, तब तक प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली थी। ऐसी क्या दुर्भावना थी, ऐसा क्या डर था कि आप प्रत्यक्ष चुनाव से भाग गए? आपने पार्षदों की खरीद फरोख्त की, आपने रातों रात महापौर बनाए, ऐसी क्या, और इसका खामियाजा आप भुगते भी हैं। आज रायपुर के 7 की 7 सीट में आप साफ हो चुके हैं, बिल्कुल रिन और एरियल वाला सफाई आपको कर दिया गया है। आप रायपुर से साफ है, बिलासपुर से साफ है, आपने जिन जिन नगर निगमों में धांधली की है सब जगह आप साफ हुए। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, इस जगह को आप छोड़िए, जनता के बीच काम करिए, सच्चाई के मार्ग पर आइए। अगर आपके पास तथ्यपूर्वक जानकारी है तो उसमें डिबेट करिए। हम आपके साथ किसी भी मंच पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर गोपाल जी, डिबेट करने को चलो तैयार। सत्य प्रकाश जी, अभी गोपाल भाई ने बहुत सारी बातें की, और राहुल गांधी ने क्या कहा था लोगों ने उसको सुना, हमने टीवी पे भी दिखाया, और किसको किसने कट्टर कहा था, कहाँ पर आप लोगों ने गड़बड़ी की, किन क्षेत्रों में विद्युत मंडल में आपने क्या क्या गड़बड़ी की, आप झूठ लगातार फैलाते हैं, ऐसी बहुत सारी बात गोपाल भाई ने कही। चूँकि उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, पर हम ये बात कर रहे थे कि ये गंभीर आरोप अपनी जगह हैं, पर आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन तैयारी के साथ साथ क्या इस तरह की भी तैयारी कर रहे हैं कि बीजेपी आप पर लगातार हमलावर है और आपको ये बार बार कह रही है कि भाई आप लोग
झूठ का सहारा लेकर उसकी छवि खराब कर रहे हैं। तो ये भी क्या तैयारी का हिस्सा होगा कि आप बीजेपी को बताएं कि सत्य क्या है, और आप बीजेपी के डिबेट से भागे नहीं, और वो जानकारी जो चाह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो जानकारी देने में कांग्रेस के लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? देखिए सुभाष जी, गोपाल जी बहुत वरिष्ठ है। मैं सोचता था कि बहुत वरिष्ठ है, थोड़ी बातें उस टाइम करेंगे, मगर देखिए शीर्ष नेतृत्व जब शुरू करता है ये बात तर्कों की बात करते हैं। अरे गोपाल जी, आपके मोदी जी ने अभी चुनाव हुआ था, मटन मछली मंगलसूत्र और ना जाने जाति घर उन कहाँ का लेके, तो तर्क कहाँ थे वो तर्क की वजह से तो आप 240 पे खड़े हैं। जो 400 नारा दे रहे थे, तो तर्क की बातें आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तो तर्क की ही बातें करते हैं और जनता को वही बात सुनती है, वो आपको लोकसभा में मिला है वो जवाब। अभी भी देखिए फिर वही बात में बोल रहे हैं कि घमंड इनका इतना रहता है। देखिए ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, देश है, लोकतांत्रिक देश में हार जीत लगी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने काम नहीं किया। अगर हम पिछले 2018 की बात करें, आप रायपुर सीट में कितनी सीटों पे आप जीते थे? आप राजनांदगांव अभी भी कहाँ पे हैं? बिलासपुर आप कितने पे थे? ये तो याद कीजिए ना। यही अहंकार आपको फिर से ले डूबेगा। यही मैं बार बार बोला, यही प्रदेश की जनता है जो आपको 14 में बिठाई थी। अगर ये अहंकार ऐसी रहेगा तो हो सकता है इसमें 4 पे ना आ जाए। इसलिए ध्यान रखिए, अहंकार को नीचे गिराइए, जनता के लिए काम कीजिए। आप हमको सिखा रहे हैं। अरे कोरबा में, पूरा पश्चिम में जो थर्मल पावर प्लांट का भूमि पूजन हो गया था, उसको आपकी सरकार ने क्यों रोक दिया? बता दीजिए आप। आपने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है कि नहीं दिया, ये बता दीजिए आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते कि नहीं करना चाहते, ये बता दीजिए आप। जबकि बिजली जो विभाग है वो पूर्ण सूची से राज्य सरकार का विशेष अधिकार रहता है। उसके बाद भी आपने केंद्र सरकार के पास भेजा अमेंडमेंट बिल, क्यों भेजा है? क्योंकि आपकी नीयत है कि इसको प्राइवेटाइजेशन कर देना, अपने उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए। देखिए हम सत्ता में रहते हुए भी हमने सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई का काम किया। अरे हमसे आप कहाँ पे बात कर पाएंगे? महंगाई की राहत देने के लिए हमने उनको हाफ बिजली बिल योजना दी, सरप्लस बिजली दी, कभी बिजली कटौती नहीं हुई। हमने उनको आर्थिक तौर पर उनको लाभ मिली से आत्मनिर्भर स्कूल दिए ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। स्वास्थ्य के लिए हमने प्रधानमंत्री योजना लेकर आए। अम्बेडकर अस्पताल जो राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें हम लगाई जो पिछले 6 महीने से बिना रख रखाव के बंद पड़ी है, दवाइयां नहीं मिल रही है। तो हमसे आप बात मत कीजिए कि जनता को लाभ कैसे देना है। जो आपने महंगाई बढ़ा रखी, ऊपर से एक और महंगाई का डंस आपने दे दिया, उसके बारे में सोचिए। जनता फिर आपको नहीं तो देख रही है, 5 साल बाद वही जनता जवाब देगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए सुभाष जी, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। हमारी जो पार्टी है वो तैयारी कर रही है इसी चीज की। जैसे आपने बोला हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना, जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना। और विपक्ष की धर्म बनता है कि जनता को जो अगर कोई समस्या हो रही है उसका निराकरण सत्ता को जड़ा के करवाया जाए। तो वही हम काम कर रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का धर्म अपना रहे हैं। हम तो बार बार बोल रहे हैं ना, आप किसानों का जो बोनस बोले तो वो दीजिए, हम आपके साथ हैं। अपराध पे लगाम लगाई, हम आपके साथ हैं। आप युवाओं को रोजगार की बात कीजिए, हम आपके साथ हैं। अभी पंचायत सचिव हड़ताल में बैठे, पटवारी हड़ताल में बैठे, क्यों बैठे? आप उसके बारे में जवाब दीजिए ना। इसीलिए बोल रहे हैं आप ऐसे ऐसे काम कीजिए कि जनता की भलाई हो, तो हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं तो विपक्ष के नाते हम आप बहुत मजबूती से आपके सामने खड़े, और आपको भी मालूम है जवाब नहीं है आप लोगों के पास। सत्ता में रहने के बावजूद भी आप ये ताक कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल में क्या चल रहा है। अरे भाई साहब, हम राजनीतिक दल है, हमारे अंदर नेता है, बड़े बड़े सक्षम है। अगर कुछ चल रहा है ऊपर नीचे वो ठीक कर लेंगे। मगर आप सत्ता में बैठे, आपका फर्ज बनता है सत्ता में बैठे कोई काम करने के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए, उनको राहत देने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। क्योंकि आपने वोट इसी नाम पे लिया कि हम आपके लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। मगर अभी क्या हो रहा है, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। मंत्री कौन बनना चाहता है? कभी कोई दिल्ली दौड़ रहा है, कोई राजभवन दौड़ रहा है, या मंत्री का खेल चल रहा है। तो भाई साहब, अपनी जो अंदरूनी गुटबाजी है उसको दूर कीजिए। सत्ता में बैठे हैं, जनता ने आपको स्वीकारा है, सत्ता में बैठाया है, तो उनके लिए काम कीजिए। क्योंकि जनता सर्वोपरि है लोकतांत्रिक देश में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको काम करना पड़ेगा। नहीं तो हम विपक्ष के नाते मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। और आगे नगर निगम के आप देख लीजिए, ये बात कर रहे थे नगर निगम का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की बात। प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है गोपाल जी? राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है? तो वही हो रहा है। तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? इसलिए बोले क्योंकि इनको मालूम है कि इनके खुद के अंदर ऐसे लोग हैं जो इनको अंदर समर्थन नहीं करेंगे। पार्षद, इनको अंदर इतनी गुटबाजी चल रही है कि इनके अंदर ही अंदर लोग इनके साथ नहीं आएंगे। ये इनको भी मालूम है। तो पिछले 10 साल से और ये यहाँ 6 महीने के अंदर जो इन्होंने काम किया, अपनी कार्यकर्ताओं को दूर कर दिया, जनता को भी दूर कर दिया, उसको ये कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और सत्ता में रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने की बातें, जनता के लिए काम ना करने के लिए बातें इधर उधर करनी, यही काम चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ विपक्ष के नाते हम मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाएंगे और नगर निगम, नगर पंचायत में आपको नतीजे दिखेंगे। मैं ये सत्य भाई ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महापौर का इलेक्शन है जो आगे आने वाला होने वाला है, महापौर का डायरेक्ट इलेक्शन था जिसको बाद में बदला गया और जनता चुन रही थी। विधायक को जनता सीधे चुनती है, सांसद को जनता सीधे चुनती है, सारे जो प्रतिनिधि हैं उनको जनता सीधे चुनती है, पार्षद को भी सीधे चुनती है। तो हमने अपने राज्य में देखा कि जब बीजेपी का शासन था तब भी यहाँ कांग्रेस के महापौर थे।
बहुत सारे महापौर जो हैं रायपुर में कांग्रेस के रहे, क्योंकि उनको जनता ने सीधा चुना। हुआ ये कि पिछली बार इसमें संशोधन हुआ, जो अब ये शायद फिर से बदल के सीधे चुनाव करने वाले। तो यदि जनता सीधे चुनेगी तो ये जो पार्षद की जिसकी खरीद फरोख्त की बात हो रही है, और ये हुआ भी कि अभी जैसे ही राज्य में सत्ता बदली तो आपके बहुत सारे महापौर जो हैं, जगदलपुर की महापौर बीजेपी में आ गई, आपके दुर्ग में लाले पड़ रहे हैं, सब जगह आपके यहाँ दिक्कत हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो भगदड़ की स्थिति बनती, यदि जनता इसको चुनती जैसा पहले चुन रही थी तो उन्होंने अपना कार्यकाल तो पूरा किया था, तो ये कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं सुभाष जी, देखिए जब सत्ता में थे, सरकार में थे, तो ऐसी हमारे पास चीजें आई, इसको लगा कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसलिए हमने किया। देखिए अगर सीधा जनता चुनती है, मेयर आप सीधा जनता चुनती है, मगर जब मेंबर इन काउंसिल की जब बैठक होती है तो बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो अटक जाते हैं, जब मेयर चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये सब देखते हुए जनता की एक आवाज आई, जो पार्षदों की एक बैठक बुलाई गई थी, उसमें ये सब चर्चा हुई, उसके बाद में फैसला लिएगा। देखिए हमारी तो पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हर किसी को बोलने का हक है। तो हम सत्ता में थे तो हम कार्यकर्ताओं की और लोगों की वहां पे सुनते थे, उनसे विचार विमर्श लेते थे, उसके बाद कोई भी कदम उठाते थे। इनके जैसे नहीं है ना कि रातों रात जीएसटी लागू कर दीजिए, रातों रात आप अनाउंस करिए कि ट्रेनें कैंसिल हो जाएगी, तो रातों रात आप कर दीजिए कि भाई नोटबंदी हो जाएगी। इनके जैसे नहीं चलता हमारे यहाँ का, अगर हम सत्ता में भी है तो भी हम बहुत ही नम्र होकर हमारे जैसा चल भी नहीं सकता है। हमारे यहाँ गरीब का बेटा 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त करता है, हमारे जैसे आपके यहाँ चल नहीं सकता, हमारे जैसे आप सोच भी नहीं सकते। हमारे भारतीय जनता पार्टी जैसी सोच होते हैं वो कहीं ना कहीं इसको हटा देते हैं, तो जनता के काम होने चाहिए वो नहीं हो पाते। एक भूपेश बघेल अपना पूरा का पूरा बंगले के चारों तरफ दीवार लगा देता है, गेट लगा देता है, आम आदमी के घुसना बंद करवा देता है, आम कार्यकर्ता आपके घुस नहीं पाते हैं। जब वो राजनांदगांव में चुनाव लड़ने जाते हैं उनको हर मंच का सामना करना पड़ता है। आपके यहाँ जो होता है पब्लिक ने 5 साल देखा है, बड़े निकटता से देखा है। रात के अंधेरे में शराब घोटाला, रात के अंधेरे में कोयला घोटाला, रात के अंधेरे में गोबर घोटाला, रात के अंधेरे में पीएससी घोटाला, रात के अंधेरे में पावर प्लांट को भेज दिया जाना, रात के अंधेरे में जंगल भेज दिया जाना, ये सब लोगों ने देखा है। और आप लोगों ने चलिए सत्य प्रकाश जी, थोड़ा अभी गोपाल जी को बोलने देते। गोपाल जी चलिए, आप अपन संगठन पे बातचीत कर रहे थे, संगठन में क्या कुछ हो रहा है हम इस पे बात करते हैं। आपके संगठन की जो बैठक होने वाली है, जो उसमें सुभाष जी, मैंने तो अपना जब डिबेट शुरू किया मैंने तो अपने संगठन की बात शुरू की। सत्य प्रकाश जी जब अपना पहला वाक्य बोले तो भारतीय जनता पार्टी की लाइन से इन्होंने शुरू की। पहले इन्हें अपने अंतर्मन में झांकने की जरूरत है, पहले इन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि अपनी पार्टी को इतने हार के बावजूद भी वो दूसरे पार्टी की तरफ नजर देते हैं, दूसरे पार्टी की बातें करते हैं। हमारे यहाँ कौन मंत्री बन रहा है इस पे नजर रख रहे हैं। 2.5 साल का फॉर्मूला इन्होंने पेपर में छपवाया और वो फेल हुआ। इनका मंत्री एक विभाग से इस्तीफा देता है, इनका विधायक इनके मंत्री पर जान से मारने का इल्जाम लगाता है। अरे सत्य प्रकाश ऐसा लग रहा था जनता के नाते में मेरा हक बनता है ये जानने का कि भाई जो मंत्री पद खाली कौन मंत्री बनेगा। मेरे काम क्यों हुए, मैं भी एक आम जनता ही हूँ, मेरे भी शिक्षा विभाग में बहुत काम है, मेरे बच्चे का एडमिशन की बात करिए तो वहाँ पे बहुत काम है। तो ये तमाम चीजें हैं, मैं भी एक आम जनता हूँ, तो मैं हमारे भी काम रुको है, मेरे आसपास के लोगों के काम रुको है। आम जनता की आवाज में वो पूछना चाह रहा हूँ भाई कि जो एक पद खाली है, 2 पद हो गए तो उनमें कौन बताएगा ताकि जनता का काम हो सके, जो काम नहीं हो रहे। आप ये मैं आप दोनों को रोकूंगा। सुनिए गोपाल जी और सत्य प्रकाश जी, आप दोनों को मैं एक बार रोकता हूं, आप मेरी बात को सुनिए। क्या ये आम जनता को गोपाल जी मेरा कहना है कि पूरे प्रदेश की जनता, ये भी सब जगह उत्सुकता होती है। मध्य प्रदेश में कल एक मंत्री बना तो लोगों ने कहा कि 3 पद खाली हैं, यहाँ पर लगा कि भाई ब्रिजमोहन जी चले गए हैं, 1 पद खाली है। तो ये लोगों की उत्सुकता है, ये कोई पार्टी के आंतरिक मामले में नहीं झांक रहे हैं। चूंकि मंत्री जनता से जुड़ा होता है तो ये हर आदमी जानना चाहता है कि भाई हमारे यहाँ का कोई विधायक बन रहा है क्या, किसको शिक्षा विभाग मिल रहा है, किसको क्या विभाग मिलेगा, ये उत्सुकता है। और ये जानने का कोई पार्टी के ये अंदरूनी कार्यक्रम नहीं है कि इसमें जानना बुरी बात है। ठीक है, अगर आप पार्टी के भीतर की कोई बात कर रहे हैं जो पार्टी के अंदर चल रहा है, तो भी प्रजातंत्र में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर नजर रखती हैं। या कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के, अच्छा बम फूटा मान लो, कांग्रेस में लोगों ने चिट्ठी लिखी तो बीजेपी ने भी तो बहुत बात की ना। अभी राजनांदगांव की आप बात कर रहे थे, वहाँ पर एक दाऊ ने जो है भूपेश बघेल को एक बैठक में बातचीत कर लिया, तो पूरी बीजेपी ने उसको पूरे चुनाव में बोला कि भाई आपके यहाँ झगड़े चल रहे हैं, आपको विरोध सहना पड़ रहा है। तो ये
ऐसा होता है, मतलब इस तरह की डेमोक्रेसी में इस तरह की बातचीत होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कर रहे हैं तो गोपाल जी पत्थर पड़ेंगे जी, जो भी है, जब इन्होंने अपने लाइन की बात, आपने जब डिबेट रखा कि इनके पार्टी में कौन सी बैठक चल रही है, तो इनका पहला लाइन था कि इनके पार्टी में जो चलता है। तो मेरा कहना यही था, जब आप पत्थर उछालेंगे, अगर आप एक पत्थर उछालने की ताकत रखते तो शायद सामने वाला भी 5 पत्थर मारने की वापस ताकत रखता है। ये बात सोचनी चाहिए डिबेट में बैठते हुए, और मुद्दों पर आधारित बात करनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित बातें करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, सत्यप्रकाश जी ने पहले बोला कि मुझे बड़ा वरिष्ठ समझे, मैं भी इन्हें बड़ा वरिष्ठ समझा। मुझे भी लगता है जब मैं तथ्यों की जानकारी मांगता हूं तो ये शायद तथ्यों पर उत्तर देंगे। मेरी उम्मीद रहती है कि 5 साल इन्होंने सरकार चलाया है, अगर मेरे पास कोई तथ्य है तो उसको ये नकारें कि नहीं हमने पावर प्लांट नहीं काटा है, अगर ये नकारें कि नहीं 22,000 करोड़ रुपए हमने लोन नहीं छोड़ा है पीएसीबी पर, नहीं हमने एक पावर प्लांट लगाया उसका नाम फलाना है, ये कोई तथ्यों पर जानकारी नहीं दे पाते हैं, इसलिए अनर्गल बात करते हैं। सुभाष जी, मैं जब भी इनके साथ डिबेट में बैठता हूं तब भी मेरा एक सवाल होता है, तब भी मैं इनसे सवालें पूछता हूं, और जो सवाल पूछता हूं शायद वो तथ्य आधारित होता है, वो मुद्दे आधारित होती है। इनकी 5 साल की सरकार रही है, इसलिए हर किसी को इनसे पूछने का अधिकार भी है, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तब ये पुलिस को सामने रखे हुए थे, इनसे किसी को भी एक सवाल पूछने का अधिकार नहीं था। अगर कोई पत्रकार इनसे सवाल पूछता था तो ना केवल उसके घर को तोड़ा जाता था, बल्कि उसके फर्नीचर पे भी बुलडोजर चलाए जाते थे। ये सबने देखा, एक पत्रकार को उसके जेब में ड्रग रख के अरेस्ट करवाया जाता था, ये तो सबने देखा। किसमें, ये तो छत्तीसगढ़ की जनता का सौभाग्य है, और ये छत्तीसगढ़ की जनता ने जो मेहनत की इनको हटाने के लिए, वो इनके काले कार्यकाल को लिए, उसके लिए वो स्वागत योग्य है। लेकिन आप खुद 6 महीना 8 महीना पहले के सरकार को याद करिए, एज ए पत्रकार याद करिए, जब इनकी सरकार थी तब ये दुर्भाग्य था कि कोई पत्रकार अगर आरटीआई के माध्यम से भी कोई जानकारी लेता था तो उसके घर का बिजली कट जाता था, उसके गाड़ी में शराब रख के उसको अंदर करवा दिया जाता था, और हद तो तब हो जाती थी जब उनके बच्चों को भी स्कूल से निकलवाया जाता था। ये तो देखा है ना भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए छत्तीसगढ़ की जनता, सत्यप्रकाश जी, अब समय हो रहा, आप भी कुछ संक्षेप में कहना चाहते हैं, कहिए सत्यप्रकाश जी, बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, रमन सिंह जी का कार्यकाल भूल गए, हेलमेट लगा के पत्रकार जाते थे, ये भूल गए। अरे पत्रकार सुरक्षा कानून तो हम लेके आए, हमारे बारे में क्या बात करेंगे आप? 1500 का मेरा क्या कहना है, सुनो भाई, मेरा कहना है कि पत्रकारिता का पेशा हम लोगों ने अपनाया ना, तो हमको मालूम है कि हमको क्या झेलना पड़ेगा। सरकार किसी की हो, सत्ता किसी को हो, अगर उसको ठकुर सुहाती अच्छी लगती है, जब कोई आदमी आईना दिखाता है तो कोई भी सरकार हो कहीं दुनिया की, वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये अलग तरीके से दिखा रहा है, तो पत्रकार तो अपना निपट लेंगे। पर निश्चित रूप से राजनीतिक दल, दोनों ही दल अपनी अपनी जो बैठक कर रहे हैं और उसमें जिस तरह की रणनीति तय कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह से जो है नगरीय चुनाव में या लोकसभा के, विधानसभा के उपचुनाव में किस तरह की जीत किसकी दर्ज होती है। आप मेरे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।